और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया, क्योंकि दूसरी तरफ से बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया गया था। रिसीवर रखकर वो मुड़ा तो मार्क फर्श पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसके दोनों हाथ उसके उकब में करके उनमें क्लिप हथकड़ी डाल दी गई थी, जबकि उसके दोनों साथी मुर्दा हालत में फर्श पर पड़े हुए थे। उन दोनों की गर्दनें तोड़ दी गई थी। इसे उठाकर कुर्सी पर बिठा दो, इमरान ने कहा तो सफदर ने झुककर मार्क को उठाया और एक झटके से उसे उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया। तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन मेरा मिशन मुकम्मल हो चुका है, मैंने तुम्हें शिकस्त दे दी है। जब मार्क ने मसरत भरे लहजे में कहा, अभी वक्त है और कर्नल फरीदी के लिए इतना वक्त काफी है, वो ऐसे कामों का माहिर है, वो उन्हें एक लम्हे में ऑफ कर देगा। इमरान ने मुतमईन से लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने घड़ी को देखा, अभी 5 मिनट बाकी थे। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। कर्नल फरीदी उल्टा भी हो जाए तो भी उन्हें ऑफ नहीं कर सकता। ये खुसूसी साख्त के साइलेंट टाइम चार्जर हैं, उन्हें सिवाय खुसूसी मशीन के और किसी तरह भी ऑफ नहीं किया जा सकता। और जाहिर है ऐसी मशीनरी भी वहाँ मौजूद नहीं है और न ही इतना वक्त है कि इन बमों को मशीनरी के जरिए ऑफ किया जाए। ये तो अब लामहला फायर होंगे, हर सूरत में और हर कीमत पर, और मेरा मिशन मुकम्मल हो जाएगा, मार्क ने जवाब दिया। खुसूसी साख से क्या मतलब? 3 कॉक्स टाइप ही तो बन रहे हैं और उन्हें नाखून की एक गर्दिश से ऑफ किया जा सकता है। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, नहीं, ये 3 कॉक्स टाइप नहीं है, ये तो आम टाइप है, ये तो पॉकेट सेल टाइप है, मार्क ने जवाब दिया। तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर यकलक इंतहाई शदीद तरीन परेशानी के तासुरात उभर आए। ओ, फिर तो ये वाकई ऑफ नहीं हो सकेंगे। ओ वेरी बैड। इस बार इमरान के मुंह से लाशऊरी अंदाज में अल्फाज निकल रहे थे और कमरा मार्क के मुंह से निकलने वाले हिज़्यानी कहकहे से गूंज उठा। मार्क कभी नाकाम नहीं हो सकता, मार्क आज तक नाकाम नहीं हुआ, इस बार भी नाकाम नहीं हो सकता, कभी नाकाम नहीं हो सकता, मार्क ने हिज़्यानी अंदाज में कहकहा लगाते हुए कहा। और इमरान ने होंठ बीच लिए, क्योंकि अब वाकई कुछ नहीं हो सकता था। अब कॉन्फ्रेंस हॉल की तबाही यकीनी हो चुकी थी, और न सिर्फ कॉन्फ्रेंस हॉल बल्कि कर्नल फरीदी जैसा अजीम इंसान भी साथ ही हलाक हो जाएगा। इमरान के जहन में आंधियां सी चलने लगी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे जमीन आसमान यकलक किसी लट्टू की तरह घूमने लग गए हों। इमरान साहब, ये आपको क्या हो रहा है? यकलक सफदर ने आगे बढ़कर उसे संभालते हुए कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, अब तो सिर्फ अल्लाह ताला ही मदद कर सकता है। या अल्लाह, तो हर शय पर कादिर है, तो कादिर मतलब है। या अल्लाह, तो कादिर मतलब है। इमरान ने कुर्सी पर बैठते ही बेख्तियार दोनों हाथ दुआ के अंदाज में उठाते हुए कहा, हा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुम्हारा खुदा भी कुछ नहीं कर सकता, अब तो। मार्क ने हिज़ियानी अंदाज में कहकहा लगाते हुए कहा, और उसके साथ ही थप्पड़ की आवाज के साथ ही मार्क के हलक से चीख निकल गई। खामोश रहो, अब अगर तुम्हारी जुबान हरकत में आई तो गर्दन तोड़ दूंगा, तनवीर ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। उसने मार्क के चेहरे पर यकलक पूरी कुव्वत से थप्पड़ मार दिया था। मार डालो मुझे, मार दो, गोली मार दो, मेरे टुकड़े उड़ा दो, लेकिन होगा वही जो मैं कह रहा हूँ, फतह मेरी है, फतह मेरी है। मार्क ने भी जवाब में चीखते हुए कहा, जबकि उधर इमरान की नजरें घड़ी पर जमी हुई थी और उसके होंठ तेजी से हरकत कर रहे थे। शायद वो मुसलसल अल्लाह ताला से मदद मांग रहा था, लेकिन उसकी नजरें घड़ी पर चिपकी हुई थी, जैसे मैग्नेटिस लोहे से चिपक जाता है। कमरे में मौत की सी खामोशी तारी थी। घड़ी की सुइयां तेजी से हरकत कर रही थी। या अल्लाह, अब सिर्फ तेरा ही आसरा है, या अल्लाह तो मदद कर, इमरान के मुंह से निकला। अब आखिरी मिनट पूरा हो रहा था। सेकंड की सुई तेजी से हरकत करती हुई 12 के हिस्से की तरफ बढ़ी चली जा रही थी, और जैसे जैसे सुई आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे इमरान को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल बंद होता जा रहा हो। फिर जैसे ही सेकंड की सुई 12 पर पहुंची, अचानक दूर एक खौफनाक धमाका हुआ और इमरान और उसके साथी बेख्तियार उछल पड़े, और कमरा एक बार फिर मार्क के हिज़्यानी कहकहे से गूंज उठा। कॉन्फ्रेंस हॉल में पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा और उनके वफूद मौजूद थे। पूरा हॉल भरा हुआ था। बेशुमार फोटोग्राफर्स और प्रेस रिपोर्टर्स मौजूद थे। हॉल को इंतहाई खूबसूरत और शानदार अंदाज में सजाया गया था। हॉल में बेहद गहमा गहमी थी। सेक्रेटरी हजरात और ख्वातीन इधर उधर आ जा रही थी। टीवी कैमरे नस्ब थे। हर चेहरा मुतमईन और शानदार नजर आ रहा था। आज कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब थी और आज इफ्तिताही तकरीरें ही हो रही थी। आज की इफ्तिताही तकरीब की सदारत मेजबान मुल्क मिराज के वजीर खारजा जनाब रहमत आफंदी कर रहे थे। वो सदारत की कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनकी नजरें सामने रखी हुई कागज की चिट पर जमी हुई थी, जिस पर उनकी तकरीर के अहम पॉइंट्स लिखे हुए थे। चूंकि वो हाल ही में वजीर खारजा मुंतखब हुए थे और ये तकरीब उनकी पहली बैनुल अक़वामी तकरीब थी, इसलिए बज़ाहिर तो वो मुतमईन दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनका दिल बेचैन सा था। उन्हें बता दिया गया था
कि ठीक 12 बजे उनकी तकरीर का वक्त मुकर्रर है और उनकी तकरीर के बाद कॉन्फ्रेंस कल के लिए मुलतवी हो जाएगी। उनकी नजरें बार बार साइड की दीवार पर लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक की तरफ उठ जाती थी, जिस पर सुइयां हरकत कर रही थी और 12 बजने में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए थे। उन्हें एहसास था कि इन पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है और बतौर मेजबान उनकी तकरीर इंतहाई जची तुली और इंतहाई शानदार होनी चाहिए। उनके सेक्रेटरी ने तो उन्हें कहा था कि वो मुकम्मल तहरीर शुदा तकरीर पढ़ दे, लेकिन उसे उन्होंने अपने लिए कसरे शान समझा था, इसलिए उन्होंने पॉइंट्स कागज पर लिख लिए थे। अब वो दिल ही दिल में अपनी तकरीर दोहरा रहे थे। गो इससे पहले भी उन्होंने बेशुमार बार तकरीरें की थी और वो एक बेहतरीन मुकर्रिर समझे जाते थे, लेकिन इस वक्त वो आम मुकर्रिर न थे बल्कि एक इस्लामी मुल्क के वजीर खारजा भी थे और इस बैनुल अक़वामी और इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस के सदर भी। उन्हें एहसास था कि उनके मुंह से निकले हुए एक एक लफ्ज की अपनी जगह अहमियत होगी, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी तकरीर ऐसी हो कि उसमें किसी किस्म का झोल ना हो, किसी किस्म की कमजोरी ना हो। यही वजह थी कि वो बार बार दिल ही दिल में तकरीर दोहरा रहे थे, बार बार दिल ही दिल में फिक्रें सोच रहे थे, मुनासिब अल्फाज मुंतखब कर रहे थे, लेकिन फिर उन अल्फाज को खुद ही दिल में मुस्तरद कर देते और उनकी जगह दूसरे अल्फाज को मुनासिब समझकर दोहराना शुरू कर देते। घड़ी की सुइयां तेजी से 12 बजे की तरफ बढ़ी चली जा रही थी और फिर जब 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी रह गए तो आखिरी मुकर्रिर भी अपनी तकरीर खत्म करके डाइस से उतर गया और फिर सेक्रेटरी ने उनकी सदारती तकरीर के लिए उनके नाम का ऐलान किया और वजीर खारजा एक तवील सांस लेते हुए अपनी कुर्सी से उठे। उनके उठते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। वो हाथ में पॉइंट्स वाला कागज पकड़े डाइस की तरफ बढ़ गए। उन्होंने कागज डाइस पर अपने सामने रखा तो उनकी नजरें बेख्तियार दीवार पर लगे हुए क्लॉक पर पड़ गई। 12 बजने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी रह गए थे। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा कि उनकी तकरीर के लिए जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो वाकई ऐन उसी वक्त तकरीर कर रहे हैं। उन्होंने ऊंची आवाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और फिर तकरीर शुरू कर दी। पहले चंद लम्हे तक तो उनका लहजा धीमा सा रहा, लेकिन फिर जैसे जैसे वो बोलते चले गए उनके लहजे में एतमाद भरता चला गया और हॉल उनकी तकरीर के अहम पॉइंट्स पर बार बार तालियों से गूंजने लगा। हर शख्स उनकी तरफ मुतवज्जे था और फिर तकरीर करते करते जब उनकी नजरें क्लॉक पर पड़ी तो 12:05 हो चुके थे। इसका मतलब था कि उन्हें तकरीर करते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं। वो बोलते रहे और फिर जब उन्होंने तालियों की गूंज में तकरीर खत्म की तो उस वक्त क्लॉक पर 12:30 बज चुके थे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम का ऐलान किया और फिर डाइस से हट गए। उसके साथ ही हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा और उसके साथ ही सब लोग उठकर खड़े हो गए। वेल डन सर, आपकी तकरीर बेहद शानदार रही, उनके सेक्रेटरी ने करीब आकर कहा और उनके चेहरे पर फक्रिया मुस्कुराहट तैर गई। अब वो डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ रहे थे जहां कॉन्फ्रेंस के शुरा के लिए इंतहाई शानदार लंच का एहतमाम किया गया था। रास्ते में भी जो उनसे मिला उसने उनकी तकरीर की तारीफी की और वो शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ते चले गए। अलबत्ता उन्हें इस वक्त अपनी सोच पर अब हंसी आ रही थी जब वो तकरीर करने से पहले घबरा रहे थे कि न जाने कैसी तकरीर करे, और फिर वो डाइनिंग हॉल में दाखिल हो गए। कॉन्फ्रेंस हॉल में कर्नल फरीदी का दफ्तर कहकहों से गूंज रहा था। कर्नल फरीदी कैप्टन हमीद के साथ साथ वहां इमरान और उसके साथी भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताई इजलास खत्म हो चुका था और कॉन्फ्रेंस के शुरा इस वक्त डाइनिंग हॉल में लंच करने में मसरूफ थे। दफ्तर में मौजूद सब अफराद के चेहरे मसरत से खिले पड़ रहे थे। एक बार तो मेरा जहन भी बंद हो गया था जब मैंने इन बमों को उस डब्बे का ढक्कन उठाकर देखा, क्योंकि उस पर जो साइलेंट टाइम चार्जर लगे हुए थे वो आम हालात में ऑफ ही नहीं हो सकते थे और उस वक्त बाकी सिर्फ चंद सेकंड ही रह गए थे। मुझे एक लम्हे के लिए तो यूं महसूस हुआ जैसे मेरा दिल वाकई बंद हो जाएगा, लेकिन दूसरे लम्हे जब मेरी नजरें उन घड़ियों पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। वो टाइम चार्जर 11 बजे पर पहले से ही ऑफ थे। यकीन करो इमरान, मुझे ये देखकर यूं महसूस हुआ जैसे मैं मरकर दोबारा जिंदा हुआ हूँ, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। और मेरी हालत तो आपसे भी ज्यादा तबाकुन हो गई थी जब आपने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो तो मैंने उन खुसूसी टाइम चार्जर को देखकर कहा था, क्योंकि उनके साथ बता रही थी कि वो एक बार ऑन होने के बाद बगैर खुसूसी साथ की मशीन के ऑफ नहीं हो सकते। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप दोनों साहिबान से ज्यादा मेरी और मेरे साथियों की हालत खराब थी, क्योंकि ठीक 12 बजे हमें दूर से खौफनाक धमाके की आवाज सुनाई दी थी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा धमाका हुआ था, वो कैसे और कहाँ हुआ? कर्नल फरीदी ने हैरान होकर कहा। दरअसल माहौल पर बेहद तनाव था। कमरे में मौत की सी खामोशी तारी थी, ऐसी खामोशी कि हमें अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। और अब इसे इत्तेफाकी कहिए कि ऐन 12 बजे
किसी साथ वाले कमरे में किसी मुसाफिर के हाथ से कोई चीज गिरी तो धमाका तो बहुत हल्का सा था, लेकिन हमें यूं महसूस हुआ जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल तबाह होने का धमाका हो। हम बेख्तियार उछल पड़े। लेकिन फिर जब हमें एहसास हुआ कि ये कॉन्फ्रेंस हॉल की तबाही का धमाका नहीं है और 12 बजकर सुई आगे बढ़ गई है, तो हमारे दिल मसरत से बलियों उछल पड़े। जबकि मार्क ने भी इस धमाके को उन बमों का ही धमाका समझा और उसने हिज़ियानी अंदाज में कह कहा भी लगा दिया। लेकिन बाद में जब उसे भी एहसास हुआ कि ये बमों का धमाका नहीं है, तो उसका चेहरा यकलक रटक गया। फिर मैंने आपको फोन किया और जब आपने बताया कि टाइम चार्जर 11 बजे पहले ही ऑफ हो चुके थे, तो यकीन कीजिए मैं बेख्तियार सजदे में गिर पड़ा। मेरा ईमान और ज्यादा रास हो गया कि अल्लाह ताला वाकई हर चीज पर कादिर है, वरना वाकई इस 12 बजने को रोकने के लिए कोई सूरत भी बाकी न रही थी। इमरान ने जवाब दिया और कर्नल फरीदी ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, इस बार हकीकत यही है कि हम वाकई नाकाम हो गए थे। ये वाकई अल्लाह ताला ने न सिर्फ हम पर बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया पर अपना खास करम कर दिया है, वरना इस वक्त यहाँ क्या हालत होती। कर्नल फरीदी ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन इमरान साहब, आपने ये तो बताया नहीं कि आखिर ये हुआ कैसे। उस मार्क को तो आखिरी लम्हे तक यकीन न आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। साथ बैठे हुए सफदर ने कहा, होना क्या था, पीरो मुर्शिद ने फूंक मार दी और टाइम चार्जर बंद बल्कि पीछे होकर बंद हो गए। इमरान ने कहा और कमरा एक बार फिर कहकाहों से गूंज उठा। मैं बताता हूँ, असल में ये सब कुछ अल्लाह ताला के करम की वजह से हुआ है। वैसे इसकी साइंसी तवज्जो भी है। टीएस बमों पर साहिल ने टाइम चार्जर लगाकर जिस मटेरियल में लपेटकर उन्हें उस कंट्रोलिंग मशीन में रखा गया था, उस कंट्रोलिंग मशीन से निकलने वाली मखसूस रेस उस मटेरियल की वजह से उन बमों पर असरअंदाज नहीं हो सकती थी। लेकिन जब इमरान ने खुसूसी चेकिंग मशीन एस चेकर मंगवाकर यहाँ की चेकिंग शुरू की, तो उन चेकिंग रेस और उस कंट्रोलिंग मशीन से निकलने वाली रेस मिलने की वजह से उनकी कीमियाई साख में तब्दीली पैदा हो गई। वो इस तब्दीली की वजह से उन बमों की चेकिंग तो ना हो सकी, लेकिन उस कीमियाई तब्दीली की वजह से जो रेस सामने आई, उन्होंने मटेरियल को क्रॉस करके अपने असरात टाइम चार्जर पर डाले और टाइम चार्जर बंद हो गए। और इसका सबूत ये है कि टाइम चार्जर जिस वक्त बंद हुए हैं, ये वही वक्त था जब उस खुसूसी चेकिंग मशीन के जरिए उस मशीन को चेक किया जा रहा था। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए तफसील बताई तो इमरान के साथी और कैप्टन हमीद हैरान रह गए। ये तो वाकई अल्लाह ताला का करम हो गया है। ऐसा हुआ तो इत्तेफाक से है, वरना इमरान साहब और आपको तो इस कीमियाई तब्दीली का इल्म ही ना था। सफदर ने कहा, हाँ, हमें तो ये भी आखिर तक इल्म ना हो सका था कि बम उस मशीन के अंदर मौजूद है। ये तो इमरान ने मार्क से मालूम करके मुझे फोन किया तो ये बम बरामद हो सके। आम आदमी तो इसे हुस्न इत्तेफाक कह सकता है, लेकिन मैं इसे अल्लाह ताला का खुसूसी करम ही कहूंगा। जब उसका करम हो तो फिर ऐसे ही हुस्न इत्तेफाक वजूद में आ जाते हैं। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप क्या कहते हैं इमरान साहब? सफदर ने मुस्कुराते हुए इमरान से कहा, है तो वाकई ये अल्लाह ताला का करम, लेकिन इस करम का जाहिरी जरिया पीरो मुर्शिद की फूंकी तो है। इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा तो कमरा एक बार फिर कहकाहों से गूंज उठा। खत्म शुद्ध।